हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ग्रुप क्लासेस में। चलिए यूपी पेट के प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला में आज हमारा प्रैक्टिस सेट 4 है। इससे पहले हमने 3 प्रैक्टिस सेट को कर लिया। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में पहला प्रश्न है आज की क्लास का हमारा, निम्नलिखित भिन्नों को असेंडिंग ऑर्डर यानी कि आरोही क्रम में सजाना है इनको। तो भिन्नों को आरोही क्रम में सजाने के लिए हमें भिन्नों को देखना होगा। सबसे पहले देखते हैं ये भिन्न जो हमारे हिसाब से है उसे देखेंगे। 4/5, 4/5, 7/8, 6/7 और 5/7, 5/6। अगर इनका अंश और हर का अगर डिफरेंस सेम आ रहा है, 1 आए या 2 आए, कुछ भी आए, लेकिन अगर डिफरेंस सेम आ रहा है और इनका हर जो है वो अंश से बड़ा हो, हर अंश से बड़ा हो और इनका डिफरेंस सेम आए, हर अंश से बड़ा हो और इनका डिफरेंस जो है वो अगर सेम आए, तो जिसका अंश बड़ा होगा वो हमारी बड़ी भिन्न हो जाएगी और जिसका अंश छोटा होगा वो हमारी छोटी भिन्न हो जाएगी। तो चलिए इस भिन्न को देखते हैं। इसमें क्या ये दोनों शर्तें अगर फॉलो हो रही हैं तो हम असेंडिंग ऑर्डर में से आसानी से सजा पाएंगे। तो देखते हैं इसका डिफरेंस 4 और 5 का 1 आ रहा है, 7 और 8 का भी 1 आ रहा है, 6 और 7 का भी 1 आ रहा है, 5 और 6 का भी डिफरेंस सेम आ रहा है। तो हमारा एक शर्त फॉलो हो गई कि इनका डिफरेंस सेम आ रहा है। अब दूसरी शर्त देखते हैं कि दूसरी शर्त क्या है इसकी, इनका जो हर है वो अंश से बड़ा होना चाहिए, हर अंश से बड़ा होना चाहिए। अंश इसका 4 है, अंश इसका 4 है और इसका अंश हर है 5, तो ये भी बड़ा है। इसका अंश 7 है, इसका हर है 8, हर बड़ा है, यानी कि हर बड़ा होना चाहिए अंश से। तो ये हमारा दोनों कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है। तो इसे सॉल्व कर लेंगे। जो हमारी बड़ी भिन्न होगी, जिसका अंश बड़ा होगा वो हमारी बड़ी भिन्न हो जाएगी और जिसका अंश छोटा होगा वो हमारी छोटी भिन्न हो जाएगी। तो सबसे छोटी भिन्न आरोही क्रम में सजाने यानी कि छोटे से बड़े की ओर में जाना है, छोटे से बड़े की ओर जाना है। तो इसमें सबसे छोटा अंश किसका है, 4 का। तो 4 हमारा होगा, इसके बाद होगा 5, इसके बाद 6, इसके बाद 7। तो ऑप्शन सी में दिया गया है 4, 5, 6, 7। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, ये रहा हमारा अगला प्रश्न। यदि किन्हीं 3 क्रमागत समपूर्णांकों का योग 54 है तो इनमें से सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी। समपूर्णांक हो या विषम पूर्णांक हो, उन्हें लिखा कैसे जाता है, x+2, x+3, x+3 नहीं x+4 आएगा। सम लिखना है तो हमें x+4 और x+6, ये हमने 3 समपूर्णांक लिखनी है। ये तीनों सम संख्याएं, तीनों इनका योग दिया गया है, योग 54 दिया गया। इन सभी का योग करेंगे तो आएगा 3x + 4 2 6 6 12, 3x + 12 बराबर आ गया 54। अब इसे आगे सॉल्व कर लेंगे तो 3x बराबर आ जाएगा 42, x बराबर आया हमारा कितना 14, x बराबर 14 निकल के आ गया। हमने x का मान निकाल लिया 14। अब प्रश्न में बोला गया कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी। सबसे छोटी पूर्ण संख्या इसमें क्या हमने मानी है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमने मानी है x+2। x का मान हमने 14 निकाल लिया, +2 और जोड़ेंगे 14 और 2 कितना हो गया 16। तो 16 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 16। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। फ्रेंड्स अगर क्लास आपको पसंद आती है तो इसे लाइक करेंगे और ग्रुप क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 50 से कम 3 के सभी गुणकों का योग ज्ञात करो। 50 से कम 3 के सभी गुणकों का योग ज्ञात करना है। तो 50 का पहला गुणज क्या हो गया 3, दूसरा क्या हो गया 6, तीसरा क्या हो गया 9। इसी तरह 50 से कम में कितना आएगा 48, 50 से कम में 48 ही है। 48 के बाद अगला गुणज कितना होगा 51 होगा, जो कि 50 से बड़ा हो जाएगा। तो हमने देख लिया कि 3 6 9। इसी तरह इस श्रृंखला को सॉल्व करते करते लास्ट टर्म हमारा कितना आ गया 48। अब इस प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे, फार्मूला लगा देंगे SN बराबर n/2 a + l। n क्या है हमारा, नंबर ऑफ टर्म्स है, कितने टर्म लिए गए हैं। l हमारा क्या है लास्ट टर्म है, a हमारा क्या है प्रथम टर्म है। तो n निकालने के लिए मैं इसका 3 का लास्ट गुणज कितना है 48। 48 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 16। तो 16 जो आया है वो हमारा नंबर ऑफ टर्म्स हो गया, यानी कि सबसे छोटे टर्म 3 से लेकर 50 से नीचे लास्ट टर्म 48 तक हमने कितने टर्मों का 3 के कितने टर्म लिए हैं, 3 के कितने टर्म्स लिए, यानी कि 3 के कितने गुणज लिए हैं, तो 16 गुणज लिए हैं। तो ये वही n का मान हो गया 16। तो इसे सॉल्व कर लेंगे आगे। n का मान लिख दिया 16/n/2 यानी कि 16/2 कितना आ गया 8। पहला टर्म कितना है 3, लास्ट टर्म कितना है 48।
48 3 51, 8 गुणे 51 कितना आएगा हमारा? 8 एकन 8 और 8 पंचे 40, 408। 408 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं किया हमने कि 3 के फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म तक देख लिए, नंबर ऑफ टर्म निकाल लिए। कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं? 50 से कम में, तो हमने निकाला 16 नंबर ऑफ टर्म्स हैं, और फर्स्ट और लास्ट का फॉर्मूला लगा के इसे सॉल्व कर दिया। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या हमारा? ये रहा हमारा अगला प्रश्न। यदि चावल को 54 रुपये प्रति किलो की दर से बेचा जाता तो 10% की हानि होती, 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए प्रति किलोग्राम चावल का मूल्य क्या होगा? यानी कि चावल को अगर 54 रुपये में बेचते तो 10% की हानि होती। 10% की हानि होती तो मतलब चावल को 90 रुपये में बेचते। 10% की हानि होती, यानी कि चावल का जो CP है वो 90 है, तभी तो 10% की हानि हो रही है। और हमें बेचना कितने में? 20% का हमें लाभ लेना है, यानी कि 120 में बेचना है। 120 में बेचना है। 90 का मान हमें दिया गया है। 54 रुपये प्रति किलो पहले हमने कितने में बेचा है? 54 रुपये में बेचा है, ये 90 में बेच रहे हैं, यानी कि 100% कोई चीज़, किसी चीज़ की CP कितनी होती है? 100% होती है। अब उसमें 10% का अगर हानि हो रही है तो उसे हम कितने में बेचेंगे? 90 में तो बेचेंगे। वही इस प्रश्न में बोला गया है। तो 90 में हमने बेचा, जिससे हमें 10% की हानि हुई। तो 90 का मान दिया गया है 54, और हमें निकालना कितने का मान है? 120 का मान निकालना है। चलिए इसे काट देते हैं। 9 से काट दिया, 9 छंग 54, इधर से 0 इसमें काट गया। 9 छंग 54, 6 बार गया, यानी कि 1 का मान हमने निकाल लिया 6। अब हमें निकालना कितने का मान है? 12 का। 1 मिनट, 1 का मान हमने 6 निकाल लिया। हमें निकालने कितने का मान है? 12 का मान। 12 बराबर कितना का? 12 छंग 72। 72 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसे दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर लेते हैं। CP निकाल के इसे सॉल्व कर लेते हैं कि दूसरे तरीके से इसे कैसे सॉल्व करेंगे। दूसरे तरीके से सॉल्व करने के लिए हमें इसका पहले CP जानना होगा, इसके बाद इस प्रश्न को सॉल्व करना होगा। तो प्रश्न देखते हैं एक बार फिर। प्रश्न में बोला गया, यदि चावल को 54 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता तो 10% की हानि होती। 10% की हानि होती मतलब कोई चीज़ 10 की है तो उसे 9 में बेचा जा रहा है। इसे पार्ट वाइज डिवाइड कर लिया, तो 9 में बेचा जा रहा है, तो बेचने का मान कितना दिया गया है? 54। 9 1 का 9, 9 छंग 54, 1 बराबर 6, तो 10 बराबर कितना आ गया? 60। यानी कि अब हमने इसका CP निकाल लिया है। CP कॉस्ट प्राइस कितना आ गया? 60 आ गया। अब 60 की चीज़ 120 यानी 20% के लाभ पर बेचनी है। 20% के लाभ पर बेचने से मतलब है कोई चीज़ 5 से 6 में बेचनी है। 1 का लाभ हो रहा है ना यहाँ से, तो वही 5 हमारा क्या है? CP यहाँ पे, तो 5 बराबर हमने अभी CP निकाला, कितना आया? 12। 6 बराबर हमें निकालना है। 5 हमारा CP है, CP के बराबर कर दिया, तो CP हमारा कितना है? 60। सॉरी गलती हो गई एक बार। 5 का मान हमने कितना निकाला? CP हमारा कितना निकाला? 60। इसे काट देंगे, अब आएगा यहाँ पे 12। 6 का मान निकालना है, तो 12 इंटू 6 कितना आ जाएगा? 72, 72। 72 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। दोनों तरीके से आंसर सेम आ रहा है। या तो आप पहले वाले तरीके में हम लोगों ने डायरेक्ट SP से काम निकाल के अपना डायरेक्ट 120 का मान निकाल लिया था, जो कि 72 आ गया था। इसमें हम लोग इसका CP भी ज्ञात कर लेंगे। CP हमारा 60 आ रहा है। CP निकालने के बाद हम लोग इसका आंसर निकाल सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? ये रहा हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की गई, इसे पुराने मूल्य पर लाने के लिए नए मूल्य में कितनी वृद्धि करनी होगी? किसी वस्तु के मूल्य में कितने % की कमी की गई? 10% की कमी की गई है। यानी कि कोई चीज़ 10 की है तो उसे 9 में बेचा गया है, 10% की कमी की गई। अब प्रश्न में बोला पुराने मूल्य पर लाने के लिए, यानी कि 9 की अब हमें मिल रही है चीज़, अब 9 की चीज़ में 10 में लाना है तो कितने की वृद्धि करनी पड़ेगी? यही तो प्रश्न के हिसाब से हुआ कि पुराने मूल्य से नए मूल्य से हमें पुराने मूल्य पे लाना है। यानी कि 9, अब जो नया मूल्य है वो हमारा 9 हो गया। अब 9 की चीज़ को फिर हमें 10 में लाना है, 10 में लाना है, तो हमें कितने की वृद्धि करनी होगी? तो इस इक्वेशन के हिसाब से 1 की वृद्धि करनी होगी। 9 से 10 से जाने के लिए कितने की वृद्धि करनी होगी? 1 की वृद्धि करनी होगी। 1 की वृद्धि करनी होगी, कितने पे करनी होगी? 9 पे। तो 1/9 का मान कितना होता है? 11 से 1/9। या तो आप, अगर आपको पार्ट वैल्यू याद है, परसेंटेज वैल्यू याद है, तो आप लोग सीधे लगा देंगे ठीक 11 से 1/9। अगर परसेंटेज वैल्यू नहीं याद है तो इसमें आप मल्टीप्लाई इंटू 100 करेंगे। 1/2 मल्टीप्लाई इंटू 100,
अब इसे 9 से भाग दे के सॉल्व कर लेंगे तो भी हमारा आंसर आएगा 11 से 1/9। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये रहा हमारा अगला प्रश्न, इसे सॉल्व करेंगे। 160 के 15% में कितना जोड़ा जाए कि योग 240 के 25% के बराबर हो जाए। तो इसे सॉल्व करेंगे। एक जैसा जैसा प्रश्न में बोलता जाएगा वैसा वैसा लिखते जाएंगे। 160 के 15% में कितना जोड़ा जाए, यानी कि मान लीजिए हमने x जोड़ दिया तो किसके बराबर हो गया, 240 के 25% के बराबर। 240 के ये 240 के 25% के बराबर कर दिया हमने। इसे सॉल्व कर लेंगे एक बार। 160 का 15% निकालेंगे, कितना आएगा 160/15। 0 से 0 काट दिया, 5 से काटा 3 बार, 5 से काटा 2 बार, इसे 2 से काट देंगे 8 बार, 8 3 24, यानी कि 160 का 15% कितना आया 24। लिख लेंगे यहाँ पे 24 प्लस x बराबर 240 का 25% निकालना है। 25% का अगर आपको पार्ट वैल्यू याद है तो आप सीधा सीधा लिख देंगे 240 का 1/4। 240 का 1/4, 4 से काट देंगे, 4 छंग 24, 60, यानी कि 160 का 15% प्लस जो आया 24 और प्लस x जोड़ देंगे उसमें, तो ये 60 के बराबर हो जाएगा। अब 60 में x का मान निकालने के लिए हमें 60 में 24 को घटाना पड़ेगा, तो हमारा आएगा x बराबर 60 माइनस 24 कर देंगे। 10 से 4 गया 6, यहाँ बचा 5 से 2 गया 3, 36 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं किस ऑप्शन में दिया गया है 36। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ये रहा 36। फ्रेंड्स चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें कुछ नहीं किया हमने, 160 का 15% और 240 का 25%, इन दोनों को 160 के 15% प्लस x जोड़ना है हमें, और उसको 240 के 25% के बराबर कर दिया और x का मान निकाल लिया है, बस और कुछ नहीं इस प्रश्न में किया गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स जो भी यूपी पेड का सिलेबस है उसी से ये क्वेश्चन लिए जा रहे हैं, इसमें एक्स्ट्रा एक भी क्वेश्चन आपको नहीं है मिलेगा। तो चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। इसे आपको सिंप्लीफाई करना है, तो ये देखिए सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे 81 को सबसे पहले इधर से सॉल्व करते हैं। इसे 81 अंडर रूट के अंदर 81 है, मतलब बाहर आएगा तो 9 आ जाएगा। फिर जब बाहर 9 आएगा तो 9 पहले से था, एक अंडर रूट इस पर चढ़ा हुआ है, 9 पहले से था, और 81 का जब अंडर रूट से बाहर आएगा 9 तो फिर 81 हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर फिर 81 हो जाएगा। तो ये आगे सोल्व होके बनेगा। एक मिनट से पूरी तरीके प्रॉपर देख ही लेते हैं, नहीं तो आप लोग कहेंगे 20 से क्या कर दिया। ये रहा अंडर रूट 40 प्लस रूट के अंदर 9, जब 81 रूट के अंदर आएगा तो बाहर आएगा फिर 81 हो जाएगा। फिर ये अंडर रूट के अंदर जब 9 है तो इसे जब बाहर आएगा तो 1 9 बाहर आ जाएगा इसे अंडर रूट से, तो फिर अगले स्टेप में आएगा 40 प्लस जब ये 2 9 है रूट के अंदर तो 1 9 बाहर आ जाएगा 9। अभी हो गया 49, रूट के अंदर 49 है तो बाहर आएगा, कितना निकल के आएगा बाहर निकल के आएगा 7। रूट के अंदर 49 का वर्गमूल करेंगे तो 7 आएगा, तो 7 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, इसको घात के रूप में लिखना है। जो भी ये समीकरण दिया गया है, ये मान दिया गया है, इसे हमें घात के रूप में लिखना है। चलिए इसे सॉल्व करेंगे। अंडर रूट के अंदर √2 और इंटू √3, जब ये दोनों रूट हैं तो एक ही रूट के अंदर कर देंगे। जब √2 और √3 हैं तो इसे एक ही रूट के अंदर कर देंगे, 2 × 3, यानी कि आ जाएगा रूट के अंदर √6। अब इसे हमें पावर घात के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले अंडर रूट के अंदर लिखेंगे 6 की पावर, रूट का मतलब होता है 1/2, 1/2। अब इस रूट को जब हटाएंगे तो फिर 1/2 पावर लग जाएगी। चलिए इस रूट को हटा देते हैं, तो आ जाएगा 6 की पावर 1/2 इंटू 1/2, हमारा निकल के आएगा 6 की पावर 1/4, यानी कि 6 की पावर 1/4 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। ये रहा हमारा अगला प्रश्न, इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे एक बार सभी लोग। ऐसे प्रश्न हमने 3 प्रैक्टिस सेट थे जब जो कराए, उनमें हर प्रैक्टिस सेट में एक ऐसा प्रश्न दिया है। ये मर्जिंग ऑफ ग्रुप का प्रश्न है, तो चलिए इसे सॉल्व करेंगे। 30 संख्याओं का औसत 40 है, यानी कि 30 संख्याओं का औसत 40 है। अन्य 40 संख्याओं का औसत 30 है, अन्य 40 संख्याओं का औसत 30 है।
इन सभी संख्याओं का औसत क्या होगा, यानी दो ग्रुप थे अलग अलग, एक में 30 थे एक में 40 थे, दोनों ग्रुपों को मर्ज कर दिया गया और मर्ज करने के बाद हमसे औसत निकलवा रहा है ये। तो चलिए उसे सॉल्व करेंगे। ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले इसका लेबल मानना पड़ेगा। लेबल किसे मानते हैं, जो सबसे छोटी संख्या होती है औसत में उसे लेबल मान लेंगे। यानी कि 30 हमने मान लिया कि 30 इन दोनों के पास औसत में हमने मान लिया 30 इसके पास भी है 30 इसके पास भी, लेकिन इसके पास एक्चुअल में कितना है 40, यानी कि 10 ज़्यादा है, 10 ज़्यादा है एक लोग के पास। लोग इसके पास कितने हैं 30, तो टोटल ज़्यादा कितना हो गया 300। 10 × 30 300 ही हो गया ज़्यादा। और बांटना कितने में 30। अब कितने लोग में, इतना ज़्यादा वाला है कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 30 और 10 40 लोग, 40 ये और 30 ये 70 लोगों में बांटना है। 70 का भाग दे देंगे, काट लिया, आया 30/7, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 2 30, 2/7। ये हमारा एक्स्ट्रा आया। और पहले हमने औसत लेवल कितना माना था, जो दोनों में समान था 30, इस 30 को हमने लेवल माना था, और ये 4 सही 2/7 हमारा एक्स्ट्रा आया है। तो इसे जोड़ देंगे, इसमें 30 + 4 सही 2/7, यानी कि 34 सही 2/7 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया 34 सही 2/7। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। ये रहा हमारा अगला प्रश्न, इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये प्रश्न इस प्रश्न को भी हमने कल के प्रैक्टिस सेट में कराया था आपको। इसे सॉल्व करेंगे। 4 मापनों का औसत 20 है। यदि जब सी को प्रत्येक मापन में जोड़ दिया जाए तो औसत हमारा कितना हो जाता है 22। तो सी का मान ज्ञात कीजिए। हमने आपको बताया था इस प्रश्न को आप लोग अगर बेसिक से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आप लोग इसे 1 से 1.5 मिनट लेंगे। 1 से 1.5 मिनट में आप लोग इसे सॉल्व कर पाएंगे। आप लोगों को जो हमने लॉजिक बताया था उससे आप लोग इसे मुश्किल से 3 सेकंड से ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आप लोग इसे सॉल्व कर देंगे सीधा सीधा। लॉजिक क्या होता है कि जब किसी भी औसत में कोई भी प्रत्येक संख्या में जब औसत दिया जाता है, जैसे 10 संख्याएं दी गई हैं, 10 संख्याओं का औसत कुछ दिया गया है, अगर इन 10 संख्याओं में एक 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 की वृद्धि की जा रही है तो हमारे औसत में भी 1 की वृद्धि हो जाएगी। इसी तरीके से 50 संख्याएं दी गई, 50 संख्याओं में एक 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 या 4 4 4 4 की वृद्धि की जाए तो औसत में हमारे 4 की वृद्धि हो जाएगी। अगर 4 4 की वृद्धि की जा रही है प्रत्येक संख्या में तो औसत में हमारे 4 की वृद्धि हो जाएगी। तो इस प्रश्न के हिसाब से प्रत्येक में सी की वृद्धि की जा रही है। इस प्रश्न के हिसाब से बोला गया है प्रश्न में कि प्रत्येक में सी को प्रत्येक संख्या में जोड़ दिया जाता है, यानी कि सी की वृद्धि हो रही है। तो सी तो ऑप्शन में है नहीं, लेकिन औसत पहले कितना था 20, अब कितना हो गया है 22, यानी कि 2 की वृद्धि। औसत के हिसाब से हमारी 2 की वृद्धि हो रही है, इस प्रश्न के हिसाब से सी की वृद्धि कर रहा है ये। तो सी का मान कितना आ गया 2 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। अगर आप लोग ऐसे आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग इसे वैसे बेसिक से भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए उसे वो भी आपको सॉल्व करके दिखा देते हैं, लेकिन वो काफ़ी बड़ा जा सकता है, तो आप लोग धैर्य बनाए रखें थोड़ा। आप लोग कहेंगे इतना लेंदी मेथड क्यों बता रहे हो, तो हमने आसान मेथड आपको पहले बता दिया, अब आगे का मेथड जो होगा वो लेंदी ही होगा, क्योंकि आपको इसे बेसिक से ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो 4 मापन हमने मान लिए ए बी डी ई, ये 4 मापन मान लिए। इनका औसत कितना है 20। अब प्रत्येक में सी की वृद्धि कर दीजिए। प्रत्येक में सी की वृद्धि, यहाँ पे नहीं, अगले स्टेप में से प्रत्येक में सी की वृद्धि करते हैं। ए प्लस सी, बी प्लस सी, ये सभी बी प्लस सी, डी प्लस सी, ई प्लस सी बटे, और संख्या अभी भी 4 ही रहेगी क्योंकि प्रत्येक संख्या में जोड़ा गया। तो अब औसत कितना हो गया 22। चलिए इसे सॉल्व कर लीजिए। ये नीचे वाली इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा a + b + c + d, a + b + c + d + 4c डिवाइड बाई 4 = 22। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। 22 चौक 88, यानी कि आएगा a + b + c + 4c = आएगा 88।
अब a प्लस बी और प्लस सी और प्लस डी, इसका मान हमें दिया गया है इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में हमें दिया गया है। यहाँ से निकालेंगे a प्लस बी प्लस सी प्लस a प्लस बी प्लस डी प्लस ई, यहाँ से लिखेंगे कितना आएगा, यहाँ से जब चार का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका a प्लस बी, यहाँ पे प्लस का जब औसत टोटल औसत का टोटल मान निकालेंगे तो प्लस का करके जब चार का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 80। a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, यानी सी हटा देंगे, a प्लस बी डी प्लस ई का मान कितना आ रहा है 80, लिखेंगे आगे वाली इक्वेशन में। इतने का मान हमें पता है कितना निकल के 80 प्लस 4c इक्वल टू 88। 4c बराबर कितना आ रहा है हमारा 8, 80 इधर जाएगा माइनस हो जाएगा तो 88 80 गया बचा 8, और यहाँ से 4 का भाग दे देंगे काट देंगे तो c बराबर कितना निकल के आया 2। ऐसे आप लोग इसे बेसिक से भी कल सॉल्व कर सकते हैं तो भी आंसर हमारा 2 ही आएगा। जो हमने लॉजिक बताया है उससे भी आप लोग निकाल सकते हैं कि अगर प्रत्येक संख्या में औसत में अगर वृद्धि की जाए, कितनी भी x की वृद्धि की जा रही है तो औसत में हमारे x की वृद्धि हो जाएगी। अगर प्रत्येक संख्या से x घटाया जा रहा है तो औसत में हमारा x घट जाएगा। प्रत्येक संख्या में अगर x का गुणा किया जा रहा है तो औसत में भी हमारी x का गुणा हो जाएगा। यानी कि जो प्रत्येक संख्या में किया जाएगा वही हमारे फाइनल औसत में वही काम करना पड़ेगा हमें। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। ये रहा हमारा अगला प्रश्न, इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे एक बार सभी लोग। यदि एक शहर की जनसंख्या 64,000 है और ये 10% प्रतिवर्ष बढ़ता है तो 3 वर्ष बाद संख्या क्या होगी। यानी कि सक्सेसिव डिवीजन का प्रश्न है। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, प्रत्येक वर्ष बढ़ रहा है, अगर आपको पार्ट वैल्यू याद है तो निकाल लेंगे इसे। 10 से 11 हो रहा है, प्रत्येक वर्ष बढ़ रहा है, फिर 10 से 11 हो रहा है, फिर 10 से 11 हो रहा है, टोटल देखते हैं इधर 1000, इधर कितना है 1331। यानी कि जो अभी हमारी वर्तमान जनसंख्या है वो कितनी है 1000, और 3 साल बाद कितनी हो जाएगी 1331। अब वर्तमान जनसंख्या है 1000 और 3 साल बाद हो जाएगी 1331, तो 1000 का मान दिया गया हमें 64,000 के बराबर। 1000 का मान 64,000, 1331 का मान निकालना है हमें, काट दीजिए इसे। 1 बराबर आया 64, 1 बराबर आया 64 और 1331 का मान निकालना है। तो 1331 में 64 का जब गुणा करेंगे 1331 गुणे 64/1, जब 64 का 1331 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 एकम 4, यानी कि यूनिट प्लेस पे 4 आना चाहिए। अगर ये यूनिट डिजिट से सॉल्व होता है तो इसे सॉल्व कर लेंगे, यूनिट प्लेस पे 4 आना चाहिए। किसी आंसर में देख लेते हैं तो आंसर और किसी में यूनिट प्लेस पे 4 है ही नहीं, सिर्फ ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है यूनिट प्लेस पे 4। तो यूनिट प्लेस से ही आप लोगों ने इसका आंसर टिक कर लिया। फ्रेंड्स चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, ये रहा हमारा अगला प्रश्न, इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे एक बार सभी लोग। प्रश्न में बोला गया 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72 प्लस 1/90 का मान कितना होगा। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए इस प्रश्न को हमें कैसे लिखना पड़ेगा, इक्वेशन को थोड़ा चेंज करते हैं। 1/4 गुणे 5 प्लस 1/5 गुणे 6, इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे 1/9 गुणे 10। लिखा अभी भी वही है, 4 5 का गुणा करेंगे 1/20 आएगा, 5 6 का गुणा करेंगे 1/30 आएगा। लिखा अभी भी वही है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, आगे स्टेप में सॉल्व कर लिया है। अब इसे सॉल्व करेंगे आगे। आगे से सॉल्व करने के लिए इसका फार्मूला होता है 1/डिफरेंस 1/ स्मॉल नंबर प्लस 1/ कैपिटल नंबर, सबसे बड़ी बिन, सबसे छोटी बिन और इधर बड़ी बिन। इसमें लिख दें डिफरेंस, डिफरेंस कितना लेना है, डिफरेंस लेना है इन 4 और 5 का ले लीजिए, 5 और 6 का लीजिए, 9 और 10 का लीजिए। डिफरेंस हमेशा इनका सेम ही आएगा। तो 4 और 5 का डिफरेंस कितना आ रहा है 1। चलिए इस इक्वेशन में रख देंगे 1 1/ स्मॉल नंबर, स्मॉल नंबर कितना है 4, ये स्मॉल नंबर है फर्स्ट नंबर, ये लास्ट नंबर सबसे बड़ा नंबर है। 1/4 स्मॉल नंबर है, 1/10 कैपिटल नंबर है। लिख देंगे इसमें 1/4 प्लस 1/10, सोल्व कर लेंगे इसे। आएगा हमारा
एक मिनट, इसमें थोड़ा इरर हो रहा है। यहाँ पे प्लस की जगह माइनस करना पड़ेगा आप लोगों को, प्लस की जगह पे माइनस है। कहाँ पे? यहाँ पे इक्वेश जो फार्मूला है इसका 1/, डिफरेंस 1/, स्मॉल नंबर माइनस 1/, कैपिटल नंबर। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी माइनस कर लीजिए, माइनस। अब इसे सॉल्व कर लेंगे आगे। 1/4 माइनस 1/10, इसे सॉल्व करेंगे, आएगा 10 माइनस 4/40 आ जाएगा निकल के हमारा 6/40। काट देंगे इसे, आएगा 3/20। 3/20 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं किया हमने, सबसे पहले जो संख्याएं दी गई थी इनको मल्टीपल में तोड़ लिया, इनको तोड़ने के बाद फार्मूला लगा दिया 1/, डिफरेंस इक्वल टू 1/, स्मॉल नंबर माइनस 1/, कैपिटल नंबर। बस इसमें लगाने के बाद इसमें नंबर रख के इसका मान निकाल लिया। तो चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा DI से संबंधित। इस DI को एक बार एनालिसिस करेंगे, इसके बाद इसके प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। DI में दिया गया है कि निम्नलिखित पाई चार्ट में कर्मचारी चयन आयोग कोलकाता के 1400 अधिकारी हैं, यानी कि कोलकाता का जो कर्मचारी चयन आयोग है वहाँ पर 1400 अधिकारी हैं। तो वो जिससे वाहन से आते हैं, यानी कि उनके परिवहन के माध्यमों को दर्शाता है, यानी कि कोई मोटरसाइकिल से आ रहा है, कोई साइकिल से आ रहा है, कोई ट्रेन से आ रहा है, कोई मेट्रो से आ रहा है, कोई बस से आ रहा है, उनके परिवहन को दर्शा रहा है। वही ये डाटा दिया गया है कि यानी कि 36% रेलगाड़ी से आ रहे हैं, 8% मेट्रो से आ रहे हैं, वो डाटा दिया गया है। आगे प्रश्न में जो भी बोला जाएगा आप उसे प्रश्न को सॉल्व करेंगे। चलिए इसका पहला प्रश्न देखते हैं DI का। ये दिया गया DI का पहला प्रश्न। प्रश्न में बोला गया है कि परिवहन माध्यमों के रूप में प्रयुक्त दुपहिया वाहन, यानी कि दुपहिया वाहन और कार का अनुपात ज्ञात करना है। दुपहिया वाहन और कार का अनुपात ज्ञात करना है। चलिए देख लेते हैं DI में। दुपहिया वाहन कितने? 15%। आपको संख्या से कोई मतलब नहीं है। इस प्रश्न के हिसाब से आप लोग डायरेक्ट परसेंटेज वैल्यू से ही इनका रेशियो निकाल सकते हैं। अगर 1400 का 15% निकालेंगे, इसके बाद 1400 का 36% निकालेंगे, 21% कार के हिसाब से दुपहिया और कार का बोला गया था 21%। 1400 का 15% निकालेंगे और 1400 का 21% निकालेंगे और दोनों को बराबर करेंगे, फिर इसको काटेंगे। तो उससे कोई फ़ायदा नहीं, डायरेक्ट आप लोग परसेंटेज वैल्यू कोई रेशियो में लिख दीजिए तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। दुपहिया वाहन कितने हैं? 15% और कार कितनी है हमारी? 21%। काट लेंगे इसे, काट दिया, 3 से 3 5 6 15, 3 7 21, 5:7 उस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया। ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया 5:7 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? ये रहा अगला प्रश्न। रेलगाड़ी से जाने वाले अधिकारियों तथा कार से जाने वाले अधिकारियों की संख्या का अंतर बताइए। किनका किनका अंतर पूछा गया? ट्रेन का और कार। ट्रेन और कार के अधिकारियों, ट्रेन डिफरेंस कार। देख लेंगे परसेंटेज में कितना अंतर दिया गया है। रेलगाड़ी से 36%, कार से 21%। निकालेंगे कितना आएगा? 6 से गया 5 और 3 से 2 गया, यानी कि 15% का मान में निकालना है। 1400 का 15% निकाल लीजिए, आ जाएगा हमारा आंसर। चलिए यहाँ पे निकाल देते हैं। 1400 का 15%, 15 × 60 0 और 15 × 15 और 6 21, 210 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। चलिए फ्रेंड्स, अगला देखते हैं प्रश्न DI का। अगला प्रश्न क्या है? ये रहा हमारा अगला प्रश्न। मेट्रो से कार्यालय जाने वाले अधिकारियों की संख्या कितनी है? मेट्रो से कार्यालय जाने वाले अधिकारियों की संख्या पूछ रहा है। मेट्रो से कितने % अधिकारी जा रहे हैं? मेट्रो से जा रहे हैं 8%। ये दिया गया मेट्रो का 8%, यानी कि 1400 का हमें सिर्फ 8% निकालना है। आंसर आ जाएगा हमारा 1400 का 8%। काट दीजिए, 1400 का 8% निकाल लीजिए। 8 चौको 32, यूनिट जीट में 2 आएगा, 112। 14 8 112, ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया 112, जो कि ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
ये रहा हमारा अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में बोला गया कार से कार्यालय जाने वाले अधिकारियों की संख्या कितनी है। चलिए कार का परसेंटेज देख लेते हैं, कितने अधिकारी कार से आ रहे हैं। ये रहा कार से आने वाले 21%, यानी कि 1400 का 21% निकालना है हमें। निकाल दीजिए यहाँ पे 1400 का 21/100, 21 चौक 84, 21 एकिन 21 और 8 29, 294 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। कुछ नहीं था प्रश्न में, बिल्कुल आसान प्रश्न थे। एक बार 1400 का 8% निकलवाया, एक बार 1400 का 21% निकलवाया, एक बार 1400 का 15% निकलवाया और एक बार रेशियो पूछ लिया। बस चारों प्रश्न डीआई के बिल्कुल ही सिंपल प्रश्न थे, आप लोग ने आसानी से कर सकते थे। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। इस प्रश्न को एक बार पढ़ेंगे, इसके बाद इसके आंसर देने की कोशिश करेंगे। दिया गया है, जो ये डाटा दिया गया है उस डाटा से ये प्रश्न पूछा गया। किसी छात्र की, डाटा को पढ़ेंगे, किसी छात्र की अपर्याप्त उपस्थिति की वजह से, यानी कि उसकी जितनी 75% प्रेजेंटी मांगी गई और उसकी अपर्याप्त यानी कि 75% ना होकर कुछ कम थी, इसलिए उसके नंबर काटे जा रहे हैं। तो वही इस प्रश्न में दिया गया। किसी छात्र की अपर्याप्त उपस्थिति की वजह से उसके प्राप्तांकों के औसत में, यानी कि जो उसका प्राप्तांक आएगा फाइनल, उन जो प्राप्तांकों का औसत आएगा उस औसत से 5 घटाए जाएंगे, 5 अंक घटाए जाएंगे औसत से, यानी कि एवरेज से 5 करेंगे, एवरेज -5 किया जाएगा। आप लोग प्रश्न को अच्छे से पढ़ लें एक बार। औसत से 5 घटाए जाने की बात कही गई है। तो इस छात्र के कुल फाइनल औसत अंक कितने आएंगे, ये प्रश्न में पूछा गया है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखना क्या है, इसका औसत निकालना है हमें, फिर औसत से 5 माइनस कर देंगे। तो इसका औसत निकालेंगे, सभी का योग करके डिवाइड बाई 5 करेंगे, क्योंकि 5 सब्जेक्ट दिए गए, 1 2 3 4 5। इन सभी का योग करेंगे तो 70 और 70 140 और 55 55 110 और एक बार 55 और योग करिए 5 और 5 और 6 4 10, 1 1 2 1 3, 305 डिवाइड बाई 5 करेंगे तो हमारा इसका औसत आ जाएगा। तीन 305 डिवाइड बाई 5 किया, 5 छक्का 30 और 5 एकम 5, 61 औसत आया हमारा, 61 औसत आया। अब इसमें से 5 माइनस करना है, क्योंकि प्रश्न में बोला गया है, एक मिनट, प्रश्न में बोला गया है कि उसके औसत अंक से 5 घटाए जाने की बात की गई है। औसत अंकों से 5, तो औसत हमारा कितना निकला 61। अब 61 से 5 घटा दीजिए, कितना आएगा हमारा 56। 56 इस प्रश्न का एक्चुअल औसत आएगा, जो कि 5 घटाने के बाद आएगा। 56 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। देखिए आपको भटकाने के लिए इसमें 61 भी दिया गया था, आप लोग डायरेक्ट औसत निकालते हो 61 इसका टिक कर देते, जो कि बिल्कुल ही गलत आंसर है। 56 इस प्रश्न का सही आंसर आएगा 5 घटाने के बाद। तो फ्रेंड्स ये थे आज के प्रश्न। कैसे लगे प्रश्न कमेंट में ज़रूर बताएंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक करेंगे और ग्रुप क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।